बेटा, मैंने आप लोगों को अरस्तु के दास प्रथा का सिद्धांत बताया था। आज मैं आप लोगों को अरस्तु का संविधान वर्गीकरण का सिद्धांत, या इसको बोलते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, यह बताने वाला हूं। अब वास्तव में इस सिद्धांत को जानने से पहले यह जानना होगा कि अरस्तु ने संविधान को किस दृष्टि से परिभाषित किया। अरस्तु ने कहा कि संविधान राज्य का एक ऐसा संगठन है जो सामान्यतः जिसका संबंध राज्य के पदों के निर्धारण से होता है, और वास्तव में वो उन पदों के निर्धारण की दृष्टि से जो पद संप्रभुता के या सर्वोच्चता के दृष्टि से हों, ऐसे माने जो पद सर्वोच्च दृष्टि से हों, उनके आधार पर संविधान का निर्धारण होता है। अगर आप देखें तो अरस्तु की एक बड़ी प्रसिद्ध लाइन है कि सत्ता की सामान्य व्यवस्था जिसके माध्यम से राज्य के कार्यों का संचालन किया जाता है, यानी सत्ता की ऐसी सामान्य व्यवस्था जिसके माध्यम से राज्यों का संचालन किया जाता है, उसे अरस्तु ने संविधान माना। और वास्तव में राज्य संविधान का सार है। अरस्तु का मानना था कि वास्तव में जो राज्य है वो संविधान का सार है, संविधान के आधार पर ही राज्य का संचालन होता है। और कहा भी जाता है कि चाहे राज्य का स्वरूप कैसा भी रहा हो, चाहे राजतंत्रात्मक राज्य हो, अधिनायक तंत्रात्मक हो, कुलीन तंत्रात्मक हो, कोई भी राज्य हो, बिना संविधान के उसका संचालन नहीं हो सकता। अब अरस्तु के संविधान वर्गीकरण के सिद्धांत को देखते हैं। इस सिद्धांत को देखने से पहले इस संविधान के वर्गीकरण के दो आधार देखने होंगे। जो पहला आधार होगा वह होगा कि संख्या कितनी है, यानी संप्रभुता को ग्रहण करने वाले लोगों की संख्या कितनी है, एक, कुछ या बहुत। इन तीन आधारों पर अरस्तु ने संविधान का वर्गीकरण किया। दूसरा आधार उन्होंने बताया कि वास्तव में जो शासक है, जो सत्ता है, जिसके पास सर्वोच्च शक्ति है, संप्रभुता है, उस व्यक्ति का उद्देश्य क्या है, जनहित या स्वहित। स्वहित। इन्हीं दोनों आधारों पर अरस्तु ने संविधान के वर्गीकरण के सिद्धांत को दिया। अब बेटा, इस संविधान के वर्गीकरण के सिद्धांत को देखते हैं। मैं एक सर्किल के माध्यम से यह बताऊंगा। एक चीज और बता दूं, थोड़ा अच्छा गोल सा नहीं हुआ, इसको और गोल सा करते हैं। एक चीज और मैं यहां ये कहना चाहता था कि अरस्तु ने लगभग 158 देशों के संविधान का अध्ययन किया था, और इसीलिए कहा जाता है कि तुलनात्मक शासन राजनीति की शुरुआत अरस्तु के समय ही हुई थी। अरस्तु ने 158 देशों के संविधानों की तुलना करके उसके बाद अपना यह सिद्धांत दिया, जिस सिद्धांत के दो आधार बताए। अभी मैंने बताया है कि संख्या, यानी पद को ग्रहण करने वाले, यानी सर्वोच्च शक्ति प्राप्त करने वाले लोगों की संख्या कितनी है, एक है, कुछ है या बहुत है। दूसरा आधार, जो शासन सत्ता है, वो जनहित के आधार पर कार्य कर रही है या स्वहित के आधार। इसी आधार पे अरस्तु ने दो तरह के संविधान बताए, संविधान के स्वरूप बताए, एक शुद्ध और दूसरा अशुद्ध। अब यहां हम देखेंगे कि कितने शुद्ध हैं और कितने अशुद्ध हैं। अरस्तु ने 6 तरह के संविधान बताए, 1, 2,
3 4 5 और 6। इसमें 3 शुद्ध रूप और 3 अशुद्ध रूप यानी विकृत रूप, इनकी चर्चा करता है। नंबर 1, नंबर 5 और नंबर 3 इनको वो शुद्ध मानता है, और नंबर 2, नंबर 6 और नंबर 4 इनको अशुद्ध मानता है। अब पहला जो व्यवस्था बताता है उसको कहता है राजतंत्र। राजतंत्र। दूसरी व्यवस्था को आप तानाशाही कह सकते हैं या अधिनायक तंत्र। तानाशाही। तीसरी व्यवस्था को वह कुलीन तंत्र बोलता है, एरिस्टोक्रेसी। मोनार्की राजतंत्र, डिक्टेटरशिप, तानाशाही या अधिनायक तंत्र, और कुलीन तंत्र एरिस्टोक्रेसी। चौथी व्यवस्था को वह धनिक तंत्र, पांचवी व्यवस्था को वह पॉलिटी, संवैधानिक तंत्र, या पॉलिटी बताता है, और छठवीं व्यवस्था को भीड़ तंत्र कहता है। ये पहला शुद्ध है, दूसरा विकृत या अशुद्ध, तीसरा शुद्ध, चौथा विकृत, पांचवा शुद्ध, छठवां विकृत। अरस्तु का मानना था कि ये 6 व्यवस्थाएं समय समय पर परिवर्तित होती रहती हैं और इसका यह चक्र चलता रहता है, यह इसका सर्किल चलता रहता है। वैसे अरस्तु सबसे सर्वश्रेष्ठ व्यवस्था इस व्यवस्था को मानता है, लेकिन आगे आप देखेंगे कि कहीं ना कहीं अरस्तु भी मिश्रित संविधान की बात करता है, जैसा कि सिसरो ने कभी किया था। सिसरो इनके बाद के रोमन चिंतक हैं, उन्होंने भी मिश्रित संविधान की बात की। यहां भी मिश्रित संविधान की वो बात करते हैं, लेकिन यहां फिलहाल वो इस पॉलिटी को सबसे अच्छी शासन व्यवस्था यानी संवैधानिक तंत्र को सबसे अच्छी शासन व्यवस्था मानते हैं। अब इसमें आप देखेंगे कि उसी इन्हीं दोनों के आधार पर संख्या, यहां कौन मालिक है? 1, यहां 1, यहां कुछ, यहां भी कुछ, यहां बहुत, यहां भी बहुत। यानी इन्होंने बताया कि राजतंत्र भी एक व्यक्ति की शासन व्यवस्था है और तानाशाही भी एक व्यक्ति की शासन व्यवस्था है। कुलीन तंत्र कुछ व्यक्तियों की शासन व्यवस्था है, धनिक तंत्र भी कुछ व्यक्तियों की शासन व्यवस्था है। संवैधानिक तंत्र यानी पॉलिटी बहुत सारे लोगों की शासन व्यवस्था है, और भीड़ तंत्र भी बहुत सारे लोगों की शासन व्यवस्था है। ये तो संख्या हो गया। अब यहां बीच में जनता को रख लीजिए। जनता हर जगह है, चाहे यहां जाए, चाहे यहां जाए, चाहे यहां जाए, चाहे यहां, चाहे यहां, चाहे यहां, जनता है। अब अरस्तु बताता है कि संख्या, यहां 1, यहां 1, यहां कुछ, यहां कुछ, यहां बहुत, यहां बहुत, यानी 3 जो शुद्ध स्वरूप है,
इन तीनों में कहीं एक आदमी शासन का प्रमुख है, कहीं कुछ लोग हैं और कहीं बहुत सारे, और तीन अशुद्ध स्वरूप में भी यही है। दूसरा आधार जनहित या स्वहित कहता है कि राजतंत्र एक अच्छी व्यवस्था है जब तक राजा का उद्देश्य, यानी ये जो राजा है इसका उद्देश्य जनहित, जब तक जनहित था तब तक राजतंत्र सर्वश्रेष्ठ शासन व्यवस्था, अच्छी शासन व्यवस्था। राजा जनता के हित में काम करता था, लोभी लालची नहीं था, अहंकारी घमंडी नहीं था, अत्याचारी नहीं था, सब चल रहा था धूमधाम से, बहुत धूमधाम से शासन व्यवस्था चल रही थी। लेकिन जब इस राजा के मन में जनहित छोड़कर स्वहित, अपना हित, यानी मनमाने तरीके से अपने मंत्रियों से सलाह नहीं करता, जनता के हित में काम नहीं करता, जबरदस्ती कर लगा देता है, अत्याचार करता है, यानी केवल और केवल अपने अधीन सारी शासन व्यवस्था रखना चाहता है और अपने हित में रखना चाहता है, यह राजतंत्र इस तानाशाही में परिवर्तित हो जाता है। अब देखिए, यहां भी एक आदमी मालिक, यहां भी एक आदमी मालिक, लेकिन राजतंत्र में राजा वंशानुगत आधार पर आता है। राजा का बेटा राजा, राजा का बेटा राजा, और वह उस देश के परंपरा, साहित्य, संस्कृति से बंधा हुआ होता है, उस परिवार का एक अंग होता है। जबकि तानाशाही में भी एक व्यक्ति शासक होता है, लेकिन वह अपनी योग्यता के आधार पर शासन सत्ता प्राप्त कर लेता है। ऐसी व्यवस्था को हम तानाशाही। तो अरस्तु ने बताया कि यह राजतंत्र सर्वश्रेष्ठ था, अच्छा था, लेकिन यहां तब तक अच्छा था जब तक राजा का उद्देश्य जनहित था। लेकिन जब राजा का उद्देश्य स्वहित हो गया, अपना हित करना हो गया, तो वह राजा से हटकर वह तानाशाह हो गया और शासन व्यवस्था एक अच्छी शासन, शुद्ध शासन व्यवस्था से विकृत शासन व्यवस्था में बदल गई। अब प्रताड़ित कौन हुआ? जनता, क्योंकि जनता के ऊपर अत्याचार होने लगे, स्वतंत्रताएं समाप्त हो गई, जबरदस्ती कर लगाए जाने लगे। अब और इधर यह जो राजा के मंत्री थे, जिनकी सलाह से राजा कार्य करता था, उनको भी प्रताड़ना होने लगी। क्यों? क्योंकि उनसे कोई सलाह नहीं लिया जाता, मनमानी तरीके से कार्य किया जाता है, सबको अपने नियंत्रण में रखा जाता है। तो जो शासन यहां धूमधाम से चल रहा था, सब कुछ खुशी खुशी चल रहा था, सब अच्छे थे। अब जब से ये आए तानाशाह महोदय, तो इन्होंने क्या किया? सारी शासन व्यवस्था पर नियंत्रण कर लिया। अब इधर मंत्री भी परेशान, वो जो कुलीन बड़े सभ्य लोग थे जो मंत्रिमंडल में थे, वो लोग भी परेशान, जनता भी परेशान। फिर इन दोनों ने मिलकर इनके विरुद्ध संघर्ष किया, और संघर्ष के बाद एक नई व्यवस्था आई जिसे अरस्तु कहता है कुलीन तंत्र। इसमें क्या था? वो कुलीन सभ्य लोग जो राजा के अच्छे शुभचिंतक थे, देश के शुभचिंतक थे, वो लोग शासन सत्ता में राजा को मदद करते थे। अब उन लोगों ने इस तानाशाह को हटाकर शासन व्यवस्था अपने हाथ में ले ली और फिर जनहित में काम करने लगे। अब ठीक ठाक चल रहा है धूमधाम से यहां भी जनहित में। लेकिन कुछ दिन चलने के बाद अब ये जो जनहित था, धीरे धीरे इन कुलीनों के शासन में जो धनिक लोग थे, पैसे वाले लोग थे, उन्होंने अपने पैसे के बल पर शासन सत्ता पर कब्जा कर लिया। भाई साधारण सी बात है, आजकल लोग छोटा मोटा कोई भी चुनाव लड़ते हैं तो अधिक से अधिक पैसा खर्चा करते हैं, और जनता भी पैसा मांगती है। मैंने तो देखा है बहुत जगह, चूंकि मेरा रिसर्च का टॉपिक रहा रोल ऑफ इलेक्शन कमीशन इन मास पार्टिसिपेशन, तो मैंने तमाम जगहों पे देखा कि नेता के साथ साथ जनता की भी स्थिति यही रहती है। तो जो जनप्रतिनिधि पैसा देकर वोट प्राप्त करेगा, क्या वह जीतने के बाद अपने पैसे को फिर वापस नहीं लेना चाहेगा? ठीक उसी प्रकार कुलीन लोगों की शासन सत्ता जब तक जनहित पर आधारित थी, ठीक ठाक चल रही थी। अब इन्हीं कुलीनों में जो धनिक लोग थे, उन्होंने पैसा लगाकर शासन सत्ता पर कब्जा करना शुरू कर दिया। तो जब पैसा लगाया तो पैसा निकालना भी तो है, और जब पैसा निकालना है तो ये जनहित खत्म हो गया, फिर अब स्वहित।
स्वहित आ गया। अब देखिए इस स्वहित में स्वहित आ गया तो ये जो कुलीन तंत्र था ये परिवर्तित हो गया इस धनिक तंत्र में। यहां भी कुछ व्यक्ति, यहां एक व्यक्ति थे दोनों में, यहां दोनों में कुछ व्यक्ति हैं, यानी ये धनिक है। अब ये जो कुलीन है, अब इन कुलीनों की शासन सत्ता धीरे धीरे धनिकों के हाथ में आ गई। जो शासन सत्ता जनहित पे चल रही थी अब स्वहित पे चलने लगी, यानी धनिक अपना हित करने लगे। फिर जनता प्रताड़ित, फिर जनता के साथ वही स्थिति, मनमानी कर लगाए जाने लगे। जो पैसा इन धनिकों ने लगाया था वो पैसा निकालने के चक्कर में पड़ गए। अब जनता ने विद्रोह किया। अब इस विद्रोह के फलस्वरूप उन्होंने कहा एक को भी देख लिया, बहुत कुछ को भी देख लिया, अब ऐसी शासन व्यवस्था नहीं होगी। अब उन्होंने कहा कि अब डेमोक्रेसी टाइप का होगा, संवैधानिक तंत्र होगा। अब कोई एक व्यक्ति मालिक नहीं होगा, बहुत सारे लोग होंगे, जैसे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, पार्लियामेंट का चुनाव होगा, पार्लियामेंट के मेंबर होंगे, वो मिलकर शासन सत्ता का संचालन करेंगे। उन्हीं में से कार्यपालिका, उन्हीं में से व्यवस्थापिका की व्यवस्था होगी और इस तरह से शासन व्यवस्था का संचालन होगा। यानी यहां जनता ने इन लोगों को नकार कर अब पॉलिटी यानी संवैधानिक तंत्र की तरफ आगे बढ़ गए, जिसे शुद्ध रूप कहता है। ये शुद्ध है, ये शुद्ध है और ये शुद्ध है, ये विकृत, ये विकृत, ये विकृत। कहता अरस्तु कि यह संवैधानिक तंत्र चलने लगा, संविधान के अनुसार सब नियम कानून चलने लगे। इसका भी आधार क्या था? जनहित, यानी जनहित के आधार पर पॉलिटी चलने लगी। नेता को लोगों ने चुन के भेजा। ऐसे नेता स्वतंत्रता संग्राम से सेनानी, जैसे जब स्वतंत्रता संग्राम चल रहा था तो ऐसे नेता थे जिन्होंने अपना सर्वस्व निछावर कर दिया जनता के हित के लिए। आवश्यकता नहीं थी भगत सिंह को फांसी चढ़ने के लिए, चंद्रशेखर आजाद को मरने के लिए, या गांधी जी, नेहरू जी, सरदार वल्लभ भाई पटेल। ये लोग जेल गए किसके लिए? हम लोगों के लिए, ताकि हम स्वतंत्रता की सांस ले सके। यानी उनके अंदर जनहित की भावना थी, स्वहित की भावना नहीं थी। अपना सर्वस्व त्याग दिया। तिलक का नाम सुना होगा, बीजी तिलक, बाल गंगाधर तिलक। जब स्वदेशी बहिष्कार आंदोलन चल रहा था और सफलता भी प्राप्त किया, स्वदेशी बहिष्कार आंदोलन, बंगाल विभाजन रद्द हुआ, तो किसी पत्रकार ने पूछा तिलक से कि अगर भारत को स्वतंत्रता मिल गई तो आप क्या करेंगे? तो तिलक ने कहा गणित का मास्टर हूं, गणित पढ़ाऊंगा। यानी उनको कोई सत्ता का, पद का लोभ लालच नहीं था। वह देश के, जनता के हित में, जनहित में ऐसा कार्य कर रहे थे। जब तक जनहित था तब तक वह संवैधानिक तंत्र था। जयप्रकाश नारायण जी का नाम सुना होगा आपने, मिसेस इंदिरा गांधी के इमरजेंसी के विरुद्ध उन्होंने तमाम आंदोलन चलाए और कहा जाता है कि उन्हीं के आंदोलनों का परिणाम था कि कांग्रेस को जाना पड़ा, मिसेस इंदिरा गांधी को जाना पड़ा। लेकिन उन्होंने कोई पद प्राप्त नहीं किया, उनको पद प्राप्त करने की लोलुपता नहीं थी। वह जनता के हित के लिए कार्य कर रहे थे, अपने स्वहित के लिए नहीं। तब तक संवैधानिक तंत्र, जब तक जनहित के आधार पर चल रहा था, यह संवैधानिक तंत्र पॉलिटी ठीक था। लेकिन जब उन नेताओं को, जिनको जनता ने चुन के भेजा पार्लियामेंट में, उन नेताओं का हित इस जनहित से स्वहित हो गया, तब यह लोकतंत्र, यह पॉलिटी, संवैधानिक तंत्र, संवैधानिक लोकतंत्र इस भीड़ तंत्र में बदल गया। यहां भी बहुत सारे लोग मालिक थे, यहां भी बहुत सारे लोग मालिक थे, लेकिन यह संवैधानिक तंत्र, पॉलिटी इस भीड़ तंत्र में बदल गया। और भीड़ तंत्र में जनता के द्वारा चुने गए प्रतिनिधि अपने हित पर, अपने लिए कमाने के लिए, अपने लिए प्रॉपर्टी इकट्ठा करने के लिए, यानी जनहित को छोड़ के उन्होंने स्वहित स्वीकार कर लिया और वहीं यह शासन व्यवस्था विकृत हो गई। अब अरस्तु कहते हैं कि यह सर्किल है, यह चलता रहेगा। फिर कोई तारणहार आएगा, कोई चित्ताकर्षण व्यक्तित्व वाला नेतृत्व करता आएगा और फिर सारी शासन व्यवस्था उसके नियंत्रण में हो जाएगी, एक व्यक्ति के नियंत्रण में हो जाएगी और फिर वह राजतंत्रात्मक व्यवस्था फिर से प्रारंभ हो जाएगी। ऐसा अरस्तु ने कल्पना की थी। इसी को अरस्तु का क्लासिफिकेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन या संविधान के वर्गीकरण का सिद्धांत कहते हैं। बेटा, इस संविधान के वर्गीकरण के सिद्धांत को मैंने आपको बताया, बहुत छोटे में है,
बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें 3-4 चीजें बहुत महत्वपूर्ण हैं कि वास्तव में यह संविधान का वर्गीकरण नहीं बल्कि सत्ता के प्रमुख पद का वर्गीकरण था। मैंने बताया भी था कि उन्होंने क्या कहा कि संविधान राज्य का ऐसा संगठन है जो सामान्यतः सत्ता के सर्वोच्च सत्ता के ऊपर निर्भर करती है। तो वास्तव में यह सत्ता को प्राप्त करने वाले व्यक्तियों के ऊपर निर्भर करता है। इसीलिए उन्होंने 2 आधार बताए कि संख्या यानी सत्ता प्राप्त करने वाला व्यक्ति, एक व्यक्ति है, कुछ व्यक्ति है या बहुत व्यक्ति, और दूसरा कि वह जो शासन करता है वह जनहित में शासन कर रहा है या स्वहित में। 3 शुद्ध स्वरूप यानी राजतंत्र, कुलीन तंत्र और संवैधानिक तंत्र यानी पॉलिटी को उन्होंने शुद्ध स्वरूप बताया, जबकि तानाशाही या अधिनायक तंत्र और धनिक तंत्र और भीड़ तंत्र को, इसमें इन तीनों ही व्यवस्थाओं को उन्होंने विकृत या अशुद्ध रूप बताया। यह अरस्तू का संविधान वर्गीकरण का सिद्धांत था। अब मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा मित्रों कि इसको अधिक से अधिक सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, ताकि उन विद्यार्थियों तक ये पहुंच सके जो ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन या विभिन्न कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। इसी के साथ मैं इस समय आपसे विदा लूंगा। नमस्कार मित्रों।